Assalamu alaikum, friends, students. प्रोफेसर गुलाम कादिर इज़ हियर। एक बहुत कॉमन सोलक्वी है हैमलेट की, जो बहुत दफ़ा आती है और इसमें पेपर में भी आती है। और इस पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी पेपर्स में आता है, जहाँ भी लिटरेचर पढ़ाया जाता है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो या मास्टर लेवल पर हो, जहाँ ये ड्रामा पढ़ाया जाता है वहाँ पर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये सवाल इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आज मैंने इस एक सोलोक्वी हैमलेट के लिए इसको पढ़ते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये जैसे लाइंस हैं, इसकी साइड लाइंस तो सोलोक्वी की एक्सप्लेन करना ज़रा लेंथी हो जाएगा। मैंने इसकी पहली 4-5 लाइंस को देखा है। जैसे वो कहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स अ क्वेश्चन, whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep। तो ये उसकी एक मेंटल एग्नी को शो करता है। इसमें देखेंगे हम कहाँ से लाइंस ली गई हैं। तो ये जो लाइंस ली गई हैं ये हैमलेट की सोलोकी है, जो कि एक्ट 3 सीन 1 में आई है। और इसको अगर ये एक वर्ड है एपोनिमस। एपोनिमस ऐसे चीज़ को, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो नाम जो अपने मतलब कह लें कि किसी नाम से वो चीज़ मशहूर हो। जैसे हैमलेट में प्ले का नाम भी हैमलेट है और कैरेक्टर भी हैमलेट ही है, इसलिए इसको एपोनिमस प्ले कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि प्रिंस हैमलेट को जब ये पता चलता है कि क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर को मार दिया और पॉइजनिंग करके मारा है, उसके कान में पॉइजन डालकर। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि फ़ौरन ही, यानी थोड़े से शॉर्ट टाइम के बाद, उसकी किंग हैमलेट की बीवी गर्ट्रूड से शादी कर ली। अब गर्ट्रूड मदर है इसकी, हैमलेट की, और इसको बहुत गुस्सा है। तो ये आप देखते हैं, लाइन लिखी है, ही सफ़र्स लॉ ऑफ एग्नी। बहुत सारा दुख तकलीफ़ उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और ही फील्स दैट द वर्ल्ड हैज़ नथिंग टू हिम। अब उसको लगता है कि दुनिया उसके लिए बेकार है, एंड ही शुड कमिट सुसाइड, और उसको ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए। और इन फैक्ट दिस सोलोक्वी इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कश्मकश को। तो चूँकि हैमलेट मेंटली तौर पर, इनरली, अंदरूनी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा है यही सोलोक्वी में शो होता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाएं तो मैं ये लाइंस रीड भी कर देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। तो पहली लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कि हैमलेट इज़ टॉर्न बिटवीन लाइफ एंड डेथ, कि वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान फंसा हुआ है। हिज मेंटल स्ट्रगल टू एंड द पैंग्स ऑफ हिज लाइफ गेट्स फीचर्ड इन हिज सोलोक्वी। पैंग्स होता है बड़ा तकलीफ़ें, पेन जैसे लफ्ज़ होता है। तो उसकी जो मेंटल स्ट्रगल है, यानी कोशिश कर रहा है कि ये मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, उसकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, दुख हैं, उनको ख़त्म कर दे। और ये इसकी सोलोक्वी में फीचर्ड है, नुमाया है। हैमलेट्स सोलोक्वी बिगिंस विद द मेमोरेबल लाइन, यानी ये लाइन बड़ी ही मशहूर है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स अ क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी का मतलब है ख़ुदकुशी करूँ या ना करूँ, यानी कि क्या आइदर आई शुड कमिट सुसाइड, खुदकुशी कर लूँ, और नॉट टू बी, या फिर ना करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हो जाऊँ ना हो जाऊँ, ऐसे नहीं ट्रांसलेशन। कभी भी लिटरेचर को या पोइट्री को वर्ड्स की मीनिंग्स के हवाले से ट्रांसलेशन नहीं करनी। देखना ये होता है कि सेंस क्या है उसका, असल में वो कहना क्या चाहता है। तो टू बी और नॉट टू बी, दैट्स अ क्वेश्चन का मतलब है कि इट मीन दैट ही कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज़ बेटर, एंडिंग ऑल द सफरिंग्स ऑफ हिज लाइफ बाय डेथ, कि अपनी सफरिंग्स को, दुख को डेथ के ज़रिए ख़त्म कर दे, और
बियरिंग द मेंटल बर्डन्स साइलेंटली, या फिर चुप करके जो मेंटल बर्डन्स हैं, जो दिमागी उसके प्रॉब्लम सॉरी टेंशन्स हैं, दुख हैं, उनको बर्दाश्त करता रहे। तो ये कन्फ्यूजन में है, इज़ इन अ सच अ क्रिटिकल जंक्चर, ऐसे मोड पर है, क्रिटिकल मोड पर है, तकलीफ़ के मोड पर है, दैट इट सीम्स डेथ इज़ मोर रिवार्डिंग देन ऑल द थिंग्स हैपनिंग विद हिम फॉर द टर्न ऑफ फॉर्चून। यूँ लगता है कि उसके लिए जितनी भी उसके साथ मामला चल रहे हैं, कि मदर ने शादी कर ली है, उसके अंकल ने उसके बाप को मार दिया है, अब किंग बन गया है और जनाब सारी हुकूमत भी संभाल ली है, और हेमलेट की कंडीशन एज ए सन क्या हो सकती है वो आप देख सकते हैं। तो उसको लगता है कि ये जो ना डेथ ही इन तमाम चीज़ों का रिवार्ड है, कि मैं मर ही जाऊँ तो बेहतर है, बाकी इसमें मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन वो आगे सोचता है, कहता है डेथ इज़ लाइक स्लीप दैट एंड्स दिस फिटफुल फीवर ऑफ लाइफ। यानी मौत भी तो एक नींद की मानद है ना, कि जिसमें फिटफुल फीवर है, ये जो डिसऑर्डर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी ख़त्म हो जाती है। इंसान मर गया, सब ख़त्म हो गया। बट what dreams are stored in him for him in the pacifying sleep of death। लेकिन एक आम सी बात यह है कि जब हम सो जाते हैं, हमें यह तो नहीं पता कि आज मुझे ये ख्वाब आना है। तो ये कहता है कि मतलब फिर मेरे लिए इस नींद में, ये जो स्लीप ऑफ डेथ है, पैसिफाइंग स्लीप ऑफ डेथ है, इसमें कौन से ख्वाब मेरे लिए पड़े हैं। हो सकता है अच्छे ख्वाब आ जाएं, हो सकता है बुरे ख्वाब आ जाएं। वो जैसे किसी ने कहा कि मर के भी चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे। दिस थॉट मेक्स हिम री थिंक एंड रिकन्सिडर। अब जब ये सोचता है कि यार मरने के बाद पता नहीं सुकून मिलेगा कि नहीं, तो वो दोबारा फिर री थिंक करता है, रिकन्सिडर करता है कि नहीं यार सोच लो, मरना है कि नहीं। somehow it seems to him that before diving deeper into the regions of unknown and unseen, लेकिन इसको लगता है कि इससे पहले कि ये जो अननोन अनसीन दुनिया है, मौत की दुनिया, इसमें डाइव करने से पहले इट इज़ बेटर टू वेट एंड सी, बेहतर ये देखें कि क्या होता है। हो सकता है वो मर्डर का रिवेंज लेने में कामयाब हो जाए, हो सकता है मामला तो उसके लिए बेहतर हो जाए। तो इन दिस वे हिज सबकॉन्शियस माइंड मेक्स हिम रेस्टलेस। तो इस वजह से उसके दिमाग में जो ना सबकॉन्शियस जो है उसको बेचैन कर देता है कि यार मैं क्या करूं। एंड ही सफ़र्स इन एक्शन। इन एक्शन होता है कोई काम ना करना, कि मतलब वो एक्शन नहीं कर पाता, वो अपने फादर का रिवेंज लेने में एक्टिव नहीं रहता। वो काफ़ी मामलात में, काफ़ी जगहों पर रिवेंज लेना चाहता है लेकिन रिवेंज ले नहीं पाता। तो ये पूरे इस सोलखी तक एंड इसके बाद भी वो कोई प्रॉपर तरीके से रिवेंज नहीं ले पाता। इसमें बेटा थोड़ी सी एक और चीज़ें होती हैं, जब भी एक्सप्लेनेशन करें थोड़ा सा टेक्निकली भी लिख देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें ब्लैक वर्स की टेक्निक यूज़ की गई पूरे में, लेकिन इसमें राइमिंग स्कीम कोई नहीं है। राइमिंग स्कीम का मतलब यह है कि इसके अंदर ये नहीं है कि जी कितने हर वर्ड का आखिरी साउंड जो है वो मिलता जुलता हो, नहीं। तो मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स ड्रामाज आर रिटन इन दिस फॉर्म, ज़्यादातर ऐसे लिखे हुए हैं। बिसाइड इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर विद अ फ्यू मेट्रिकल वेरिएशंस तब्दीली। यानी आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है? आयम्बिक का मतलब होता है कि पहला साउंड अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। आप देखिए ना 2B, यानी B पर स्ट्रेस है, 2 पर नहीं है। और आयम्बिक पेंटामीटर होता है, पेंटा मीन 5 मीटर,